हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो ग्रुप डी प्रीवियस ईयर जो मैथ क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आज ये हमारी उस सीरीज़ की 3rd क्लास होगी। अगर आपको पिछली 2 क्लासेस देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप वहाँ से उन 2 वीडियो को आप देख सकते हो, और आपको जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको उन दोनों वीडियो के लिए आपको जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप उन वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपका जो तीसरी क्लास है वो आपको अच्छे समझ में आई। और जो ये वीडियो है ये आपकी जो नेक्स्ट ग्रुप डी की जो एग्जाम होने वाली है 2021 में, उसके लिए आपकी बहुत फायदेमंद रहेगी। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो जो लास्ट जो ग्रुप डी की एग्जाम लगी थी 2018 में, उनके ही जो मैथ क्वेश्चन आए थे वही मैथ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपके लिए आपकी जो मैथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी, और आपको जो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट ग्रुप डी की एग्जाम होने वाली है वो जब भी हो, जैसे कुछ टाइम बाद तो होनी है, और जैसे कोरोना का जो भी मतलब सब कुछ ठीक होता है अपने देश में, तो उसके बाद में एग्जाम तो होनी ही है वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद जब भी एग्जाम होती है तो उसके लिए वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो अपन समय को जाए कि बिना अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको जो मेरे जो 2 पहले वाली जो वीडियो डाली हुई है, मैंने जो ग्रुप डी प्रीवियस ईयर मैथ क्वेश्चन के 2 वीडियो डाली हुई है, तो अगर वो आपको वो देखने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली जाके उस प्लेलिस्ट से आप वो वीडियो है वो देख सकते हो। तो अगला जो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होगा हमारा ये नेक्स्ट वाला। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 1,60,000 रुपए की एक धनराशि है, 1,60,000 रुपए की कोई धनराशि है, 1,60,000 रुपए की कोई धनराशि है पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर है। दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1,60,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष, कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए 10% है। अपनी जो दर दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, वो कितना दे रखा है? 10% दे रखा है कि वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ ग्रुप डी के अंदर। अब जब अपने 8वीं 10वीं में पढ़ते थे तब अपने एक हमारे पास फॉर्मूला था, पहले हम उस फॉर्मूले से करते थे। जैसे मान लो कि वो फॉर्मूला था अपने 1 + R/100 करते थे, ठीक है। मतलब उसमें फिर अपन ने उसमें जो रेट होते थे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने इसमें ऐड कर देते थे, तो फिर अपना 110 × 110/100 आता था। यहाँ पे अपन जो भी हमारा जो मूलधन होता था वो अपन ऐसे लिख देते थे 1, 60 और 100, ऐसे अपन इसे लिख के मल्टीप्लाई करके फिर इसको अपन ऐसे करते थे। बट वो अपन 8वीं 10वीं का वो एग्जाम था हमारा, उसमें हमारे पास टाइम का कोई इश्यू नहीं होता था। अपन आराम से पेपर को हल करते थे और सॉल्यूशन करते थे, तो अपन आराम से इतनी 0 से 0 काट के कैलकुलेशन करके अपन मल्टीप्लाई कर देते थे। बट ये हमारी कंपटीशन एग्जाम है, ये क्या है? हमारी कंपटीशन एग्जाम है। इसमें हमको टाइम का बहुत ही मैनेज करना होता है, टाइम को मैनेज करके चलना होता है। अराउंड 30 सेकंड के अंदर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है, वरना फिर वही बात है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो जो लास्ट क्वेश्चन होंगे वो अपने रह जाएंगे। तो इसको क्वेश्चन को अपन हल कैसे करेंगे? हमारे पास 10% है, 10% है। अब 10% को अपन कैसे लिख सकते हैं? 10% को अपने 1/10 लिख सकते हैं, ठीक है। 10% को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में बताया था अपन को अपन को जो इसमें फ्रैक्शन में लिखना हो, बट्टे में लिखना हो, तो अपन क्या करते हैं? जब परसेंट होता है, परसेंट को हटाते तो नीचे अपन 100 लगा देते हैं। 1 0 से 1 0 गया तो क्या है? 1/10 आया। ये मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आपको बात, तो आप वो वीडियो देख लेना मेरा। तो 1/10 है। कहने का मतलब है 10 रुपए पे अपन को 1 रुपये मिल रहा है। 1/10 का क्या मतलब हुआ? 1/10 का क्या मतलब हुआ कि 10 रुपए पर अपन को 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। जब 10% हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% है, तो अपन को क्या मिल रहा है? 10 रुपए पे 1 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो अपन को कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए लिख लो, 10 रुपये था, पहले साल 11 रुपये मिला, दोबारा हमारे पास 10 रुपये थे, दोबारा हमारे पास 11 रुपये मिला। ठीक है, कितना मिला? 10 रुपये। पहले 10 रुपये थे तो 11 रुपये मिल गया, मतलब 1 रुपये इंटरेस्ट अपन को यहाँ पे मिल रहा है हर साल। दूसरे साल हमारे पास 10 रुपये थे, दोबारा अपन को 11 रुपये मिल गए। हर साल 1 रुपये मिल रहा है हमारे पास। कितने? 2 वर्ष के लिए था। अगर 3 वर्ष के लिए तो अपन 3 बार लिख देते, दोबारा 10 और 11 लिख देते। ठीक है, 2 वर्ष के लिए तो अपन 2 बार लिख लिया। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 100। इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 121, 121। ठीक है,
अब क्या ये 100 रुपए क्या हमारे पास मूलधन क्यों है? मूलधन क्यों? अपने 10 रुपए तो माना है ना भाई, मूलधन अपन यहाँ पे 10 रुपए तो माना है कि 10 रुपए पे अपन को 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो ये तो 10 रुपए, ये तो क्या हो गया? मूलधन हो गया हमारा। ये तो क्या हो गया? मूलधन हो गया हमारा, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया। और ये क्या हो गया हमारा? मिश्रधन। ये हो गया मिश्रधन। क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मिश्रधन क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 11 रुपए क्या है? इस 11 रुपए में हमारा मूलधन भी है और हमारा 1 रुपए ब्याज भी है। इस मूलधन में हमारा, इस मिश्रधन में हमारा 1 रुपए मतलब मूलधन भी है प्लस हमारा 1 रुपए ब्याज भी है। तो ये हमारा मूलधन है। अपन को मूलधन क्या दे रखा है उसने? 1,60,000 रुपए। मतलब अपन बोल सकते हैं कि 100 की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है इसने? 1,60,000 रुपए लिख सकते हैं। अपन ने जब 100 रुपए मूलधन माना है तो अपन, इसने जो क्वेश्चन में मूलधन अपन को दे रखा है 1,60,000 रुपए, तो अपन कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि 1,60,000, 100 की वैल्यू अपन को 1,60,000 दे रखी है, ठीक है। इससे अपन एक की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कहीं ना कहीं एक की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1,600 रुपए आ गई। कितनी आ गई? एक की वैल्यू 1,600 रुपए। पूछा क्या इसने? चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट इसने पूछा है। तो ये हमारे पास 121 क्या ये आया हमारे पास? मिश्रधन। और मैंने अभी भी बताया था कि मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारे पास 100 रुपए है। मूलधन हमारे पास कितना है? 100 रुपए। मूलधन हमारे पास 100 रुपए है। मिश्रधन हमारे पास 121 रुपए है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज कहीं ना कहीं हम 21 रुपए मान सकते हैं ब्याज। 121 में 100 गए तो कितना आया ब्याज? 21 रुपए, ठीक है। सो एक की वैल्यू 1,600 रुपए है, 2100 की निकाल दो, 1,600 इंटू 21, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। 6 और 1 12 और 3 6 3 3 3 3 6 0 0 3 33,600 रुपये हमारे पास क्या आएगा? ब्याज आएगा। 33,600 रुपये हमारे पास क्या आएगा? ये ब्याज आएगा, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन। और अगर इसने मिश्रधन पूछ लेता तो 1,600 इंटू 121 कर देते अपन, ये हमारे पास क्या आ जाता? मिश्रधन। ये हमारे पास क्या जाता? मिश्रधन आ जाता, ठीक है। मूलधन तो इसने ऑलरेडी दे रखा है 1,60,000 रुपए। अगर ये मिश्रधन पूछता तो अपन 121 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 1,600 इंटू 121 मिश्रधन आ जाता। और इसने ब्याज पूछा अपन से, तो ब्याज करने के लिए अपन 1,600 इंटू 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 33,600 रुपये क्या आ गया? हमारे पास ब्याज आएगा। उसने ब्याज ही पूछा है हमसे, ठीक है। इसने हमसे क्या पूछा है? इसने हमसे ब्याज ही पूछा है। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को दोबारा मतलब पूछ सकते हो। तो जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन दोबारा से समझा दूंगा। और इसके साथ अगर आपका कोई नया क्वेश्चन हो तो वो नया क्वेश्चन भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तो वो नया क्वेश्चन भी मैं आपका जो डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में आपका क्लियर करवा दूंगा। तो कोई नया क्वेश्चन हो तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बोल सकते हो, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना इसका ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट का लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कितने मूलधन का, अब इसमें इस बार मूलधन पूछा है, क्या पूछा इसने? इस बार मूलधन पूछा है। कितने मूलधन का दर कितने रखी है? दर दे रखी है इसने 6%। दर देखिए 6%। वार्षिक दर से 10 वर्ष में, समय दे रखा है इसने 10 वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज 120 प्राप्त होता है। इसमें इसने दे रखा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। कितना दे रखा है इसने? 120 रुपए। 120 रुपए। क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मूलधन का 6% दर की 6% की दर से वार्षिक समय 10 वर्ष दे रखा है कि दर से सिंपल इंटरेस्ट 120 रुपए दे रखा है। और मूलधन पूछा है अपने से, क्या पूछा है? मूलधन देखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 6% दे रखी है, वार्षिक दर से समय दे रखा है इसने 10 वर्ष, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दे रखा है इसने 120 रुपए। और पूछा है आपसे कि इसका जो मूलधन होगा, प्रिंसिपल होगा, वो प्रिंसिपल कितना होगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 बटा ब्याज इंटू 100 उल्टा मतलब मूलधन पूछा है तो अपन को समय और दर इंटू समय, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 इंटू दर इंटू समय। अब मान लो इसने दर और समय दे रखा है, दर और समय दे रखा है, तो अपने दर और समय लगा दे नीचे। इसने दर की जगह मान लो अपन को मूलधन दे रखा होता,
क्या दे रखा होता, मूलधन दे रखा होता और दर पूछा तो अपन यहाँ पे मूलधन लिख देते और दर होता, दर पूछता तो दर पूछता तो दर हटा देते। अगर इसने हमको दर दे रखी समय पूछा होता तो यहाँ पे दर लिख देते। मतलब कहने का मतलब है मूलधन, दर और समय। ब्याज इंटू 100 तो फिक्स रहेगा, ब्याज इंटू 100 ये तो फिक्स रहेगा, ब्याज इंटू 100 ये तो फिक्स रहेगा। मूलधन, दर और समय, मूलधन, दर और समय, इन तीनों में से दो चीज तो अपन को दे रखी होगी और एक चीज पूछी होगी। तो दो चीज दे रखी है वो तो यहाँ पे मेंशन करना है और जो पूछी होगी वो इसमें हट जाएगी। जैसे मान लो इसने मूलधन और दर दे रखी होगी तो समय पूछेगा, दर और समय दे रखी है, जिसमें दर और समय दे रखी है तो इसने हमसे मूलधन पूछा है तो यहाँ पे दर और समय दे रखा है हमसे और मूलधन पूछा है। तो कहने का मतलब ये तीन में से वो एक चीज पूछेगा और दो चीज अपन को दे रखी होगी तो अपन को वो निकालनी होगी। ठीक है, अब अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। ब्याज कितना दे रखा है इसने, 120 रुपए दे रखा है और 100 यहाँ पे है ही है। दर समय कितना दे रखा है इसने, 10 वर्ष दे रखा है और जो दर है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी दे रखी है इसने, 6 दे रखी है। अब निकालो, A0 से A0 गया, 6 दूनी 12, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपये। ये 200 रुपये क्या आ गया, मूलधन आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ये क्या आ गया, 200 रुपये, ये आ गया प्रिंसिपल आ गया और मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल मूलधन आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता है छोटा सा क्वेश्चन था तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का तो आसानी से आ जाता है। ठीक है, तो फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट है वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का। 55/11, ये 55 है, 55/11 प्लस 18 - 6 इंटू 9। ठीक है, ये पूछा है इसने, 55/11 प्लस 18 - 6 इंटू 9। ठीक है, अपन इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करेंगे तो पहले तो वही बात की जो कोष्टक दे रखा है वो बॉक्स दे रखा है उसको हल करेंगे। तो 55/11 ये तो इसका बराबर में चलेगा, 55/11 प्लस 18 में 6 गए कितने आए, 12। ठीक है, 18 में से 6 गए कितने आए, 12 आए और इंटू ये 9 हो ही गया। ठीक है, दोबारा से लो, 55/11 प्लस 12 में से 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 दूनी 18, 9 10 108 आ गया। ठीक है, बराबर अब इसको 55/11 है तो इसको हल कर दो, 5 आया तो 5 प्लस 108 बराबर कितना आया, 113। ये आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। अपन लोग क्वेश्चन दे रखा था 55/11 प्लस 18 - 6, ये बॉक्स में था तो पहले इसको हल करेंगे ही, इंटू 9। 55/11 बॉक्स का हल करेंगे तो कितना, 18 में से 6 गए कितने, 18 में से 6 गए कितने आए, 12 आए। 12 इंटू 9 दे रखा है अपन को, तो 12 इंटू 9 कितना आया, 108। और 55/11 मतलब 55/11 का मतलब 55 में 11 से डिवाइड करना है तो डिवाइड किया तो 5 आया, तो 5 प्लस 108 करेंगे तो 113। ये आंसर आ गया अपन के पास। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तो छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाह्य एंगल अपन को निकालना है। बाह्य एंगल क्या होता है वही मैं आपको बताऊंगा। बाह्य एंगल अपन को निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है A, B, C और D और ये अपन से पूछा है इसने एक्स। ये दे रखा है 72 डिग्री और ये दे रखा है 69 डिग्री। ठीक है, और अपन से पूछा है ACD का मान, ACD का मान अपन से पूछा है, मतलब ये एंगल पूछा है अपन से, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल क्या होता है, ये बाह्य एंगल हो गया। ठीक है, और बाह्य एंगल क्या होता है, बाह्य एंगल क्या होता है या बाह्य कोण क्या होता है। बाह्य एंगल कोण क्या होता है, बाह्य एंगल होता है कि जो एंगल पूछा है बाह्य एंगल, उनके सामने के दोनों कोणों का योग। जो बाह्य एंगल पूछा है, जैसे मान लो ये पूछा है अपन से तो ये जो दो एंगल सामने है इनका योग। ठीक है, मान लो ये पूछ लिया अपन से, ये पूछ लिया तो इसके सामने ये दो एंगल है तो इनका योग, जो भी इनको दोनों ऐड करने के बाद जो भी आएगा तो इनका जो होगा वो होगा। जैसे मान लो कि ये कितना है, 9 2 11 और 7 9 14 141 आ गए तो ये कितना आया हमारे पास 39, या कितना 39 आ गया अपन 39 ये आ गया। ठीक है, तो अब जो ये एंगल पूछेगा अपन से तो ये एंगल क्या होगा, इन दोनों का जोड़। ठीक है, मान लो ये एंगल पूछ लिया तो ये एंगल क्या होगा, इन दोनों का जोड़। तो कहने का मतलब जो बाह्य एंगल होता है वो होता है कि जो एंगल पूछा है, जो एंगल या कोण पूछा है जिस साइड का, या जिस साइड का एंगल कोण पूछा है, जिस साइड का या जो एंगल पूछा है
उसके उसके सामने के दोनों कोणों का योग। उनके सामने के दोनों कोणों का योग। मैं दोबारा समझा देता हूं आपको कि जो भी बाई एंगल पूछा, जैसे एक मान लो ये पूछा या ये पूछा या ये पूछा, कोई भी बाई एंगल पूछा हो, उनके सामने के दोनों कोणों का योग ही बाई एंगल होता है। ये पूछा अपने से तो इनके सामने दोनों ये कोण थे तो इन दोनों का योग हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। मान लो कि ये पूछा है तो इन दोनों के सामने ये कोण है तो इन दोनों का कोणों का योग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। मान लो ये पूछ लिया तो इन दोनों के सामने ये कोण है तो इन दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि बाई एंगल कोण क्या होता है कि जो एंगल या जो साइड का पूछा है, अपन को कोण पूछा है, उनके सामने के दोनों कोणों का योग क्या होता है, बाई एंगल वही होता है। ठीक है, तो अपन हेलो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो पॉज हो गई थी, तो अपन जो क्वेश्चन पे रह गए थे दोबारा से वो क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं और उस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपने बाई एंगल के बारे में बात कर रहे थे अपन कि बाई एंगल क्या होता है और कैसे निकालते हैं अपन। तो ये 69 था और ये 39 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ये x अपन से पूछा ही था। और जैसे 39 कैसे होता है आपको पता होगा ना कि जो ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दो कोण दे रखी है तो 180 में से अपने माइनस कर दिया तो 39 आ गया है। ठीक है, अपन से पूछा है ACD मतलब बाई एंगल, ये बाई एंगल अपन से पूछा है। तो मैं भी जस्ट थोड़ी पहले बता रहा था कि बाई एंगल क्या होता है कि जैसे मान लो ये एंगल पूछ लिया या मान लो ये एंगल पूछ लिया या एंगल पूछ लिया, तो बाई एंगल क्या होता है, बाई एंगल होता है, कोण होता है कि सामने के जो एंगल पूछा है, जो जिस साइड का या जो एंगल सामने का पूछा है जिस साइड का, उनके सामने के दोनों कोणों का योग, सामने के दोनों कोणों या एंगल का योग। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो भी अपन से एंगल पूछा है, उनके सामने के दोनों कोणों का योग। जैसे मान लो ये पूछा है तो इन दोनों का योग हो जाएगा, ये पूछा है तो इन दोनों का योग हो जाएगा, और ये पूछा है तो इन दोनों का योग हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब बाई एंगल कोण होता है कि जो भी एंगल जिस साइड का एंगल पूछा है उनके सामने कोणों का योग। अपन से ये पूछा है इसने, ये ABCD है, ACD पूछा, ये पूछा है अपन को से इसने बाई एंगल, तो इसके सामने ये दोनों कोण है तो 72 + 69 बराबर 141 डिग्री, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। को रंजीत है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में पूरा, 25 दिन पूरा कर सकता है। और एक अंजी है, वो उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वो इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों ने 5 दिन साथ में कार्य किया, 5 दिन साथ में कार्य किया, 5 दिन साथ में कार्य किया। उसके बाद जो रंजीत है वो कार्य को छोड़ दिया, रंजीत ने कार्य छोड़ दिया। 5 दिन साथ में कार्य किया, फिर दोनों के बीच में प्रॉब्लम होगी तो दोनों रंजीत ने कार्य करके रंजीत ने कार्य को छोड़ दिया। अब पूछा कि जो शेष कार्य है, 5 दिन करने के बाद जो शेष कार्य बचा है उसको अंजी कितने दिन में पूरा करेंगे, अंजी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, अंजी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन साथ में कार्य किया, दोनों ने मिलकर 5 दिन साथ में कार्य किया, उसके बाद रंजीत कार्य को छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को अंजी है वो कितने में पूरा करेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क के करवाए थे और अच्छे समझाए भी था। तो आपको पहले अगर आपको आपने वो वीडियो नहीं देखा हो मेरा सेकंड वाला, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप मेरे दोनों वीडियो की प्लेलिस्ट आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप वहां से जो पहले मैंने वीडियो बताए हैं, मतलब क्लास ली है, वहां से आप जाके उन क्वेश्चन को आप दे सकते हो अच्छे से, ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ जाए। तो ये यहाँ पे रंजीत है और ये अंजी है। रंजीत किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और अंजी 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, जैसे मैं लास्ट क्लास में बताया था कि अपन जब भी अपन को ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो अपन एक कैपेसिटी, जो अपनी एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने पास कोई ना कोई तो कुछ चीज़ की क्षमता होनी चाहिए कि उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो वो निकालने के लिए अपन क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 25 दूनी 100।
ठीक है, इतने आएगा। ठीक है, सो हमारे पास क्या आएगा, इसमें एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम वो होता है कि ऐसी कोई चीज़ जिनमें इन दोनों का डिवाइड जा रहा हो, 25 में 100 का भाग जाता है और 20 में 100 का भाग जाता है, 100 में भाग जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई, और इसकी कितनी आ गई, 5 आ गई। कहने का मतलब है कि रंजीत है वो एक दिन में 4 कार्य कर सकता है, और जो अंजीत है वो एक दिन में 5 कार्य कर सकता है। यहाँ से आ गया। इसमें क्या देखा, 5 दिन साथ में कार्य किया दोनों ने, 5 दिन साथ में कार्य कर लिया, तो 5 और 4 9, एक दिन में 9 कार्य करे, 5 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो 45 काम हो गया। 45 काम तो हो गया, कितना हो गया, 45 काम हो गया। एक दिन में ये 5 काम करे, 4 काम करे, दोनों ने मिलके 5 और 4 एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 दिन साथ में दोनों ने काम किया है, तो 9 × 5 45 काम पूरा हो गया। टोटल काम हमारे पास कितना है, 100 है, और 45 काम कर लिया, कितना बचा हमारे पास, 55 काम बचा। ठीक है, क्या पूछा है, शेष कार्य अंजी कितने दिन में पूरा करेगा। शेष कार्य जो अंजी है वो कितने दिन में पूरा करेगा, तो अंजी है वो शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। हमारे पास काम शेष कितना बचा है, 55 बचा है। अंजी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, तो शेष कार्य वो कितने दिन में पूरा करेगा, 11 दिन में। ठीक है, आ गया समझ में। अंजी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। टोटल शेष काम कार्य हमारे पास 55 बचा है, तो 55 में 5 का बात देंगे तो 11 दिन में। अब ये क्या था, ये शेष कार्य था, शेष कार्य अंजी ने 11 दिन में किया। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया होता कि अंजी ने जो कार्य है वो कितने समय में पूरा किया, पूरा कार्य कितने दिन में समय पूरा किया, तो 11 दिन तो उसने शेष कार्य किया, प्लस 5 कार्य वो पहले भी कर चुका है, किसके साथ, रंजीत के साथ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि अंजी ने टोटल कितने दिन कार्य किया, तो 11 + 5 16 दिन। क्वेश्चन समझना आप, क्वेश्चन ने क्या पूछा है अपन से कि अंजी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया, तो अपन ने 11 पे टिक लगा दिया, 11 आंसर कर दिया। बट क्वेश्चन में अगर ये आया होता कि अंजी ने कार्य कितने दिन पूरा किया, कुल कितने दिन अंजी ने कार्य किया, या तो ऐसा आ जाता कि कुल अंजी ने कितने दिन कार्य किया, या अंजी ने काम को कितने दिन में पूरा किया, या अंजी ने जो कार्य है वो कितने दिन तक किया। तो 11 तो वो शेष कार्य किया, प्लस 5 दिन वो रंजीत के साथ ऑलरेडी कर चुका है वो 5 दिन, तो 11 + 5 16 दिन करता वो। अगर क्वेश्चन ऐसा आता कि अंजित ने कुल कितने दिन कार्य किया तब, और शेष पूछा है तब 11 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। दोबारा समझाता हूँ मैं। रंजीत और अंजी एक दिन में, रंजीत 25 दिन में कार्य करता है और अंजी 20 दिन में कार्य को पूरा करता है। इनकी जो एफिशिएंसी निकालने के लिए अपन को इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, वो निकालने के लिए अपन एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम 100 आया। 100 से इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो निकल गई कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। ये इसकी एफिशिएंसी है कि एक दिन में कितना कार्य करते हैं। तो 25 चौक 100 एक दिन में 4 कार्य करते हैं, और 20 पंजो 100 ये एक दिन में 5 कार्य करते हैं। 5 दिन दोनों ने साथ में काम किया, तो एक दिन में तो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 5 और 4, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, 45 काम करेंगे। टोटल काम हमारे पास कितना है, 100 है। तो 100 - 45 कितना काम हो गया, 55 हो गया। ठीक है, अब क्या पूछा क्वेश्चन में कि शेष कार्य अंजी ने कितने दिन में पूरा किया। तो शेष कार्य अंजी ने जो किया वो किया 55, एक दिन में टोटल जो शेष कार्य बचा है वो हमारे पास कितना बचा है, 55 बचा है। और जो अंजी है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, वो एक दिन में 5 कार्य करता है। तो 55/5 11। तो शेष कार्य अंजी ने 11 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको उसका वहाँ पे या तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना पॉसिबल ना हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन का जो डाउट है वो क्लियर आपको मैं करवा दूंगा। तो आप मेरे से क्वेश्चन वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। एक अपने पास आयत दे रखा है, आयत की लेंथ, लंबाई प्लस लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दे रखा है, 3:1 दे रखा है। 3:1 दे रखा है, 3:1 दे रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि इसका परिमाप 96 मीटर है, यदि इसका परिमाप या पेरीमीटर 96 मीटर है, 96 मीटर है, तो आयत की लंबाई कितनी है। तो आयत की लंबाई
कितनी है, आयत की लंबाई कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूँ कि आयत की लंबाई, एक आयत है, उसकी लंबाई लेंथ और ब्रेथ की का अनुपात 3:1 है, 3:1 है, 1 दे रखा है। यदि इसका परिमाप या पेरीमीटर 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी, तो आयत की लंबाई है वो कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। तो पहले पास तो हमारे पास परिमाप दे रखा है, तो हमको परिमाप का फॉर्मूला आना चाहिए कि आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको आना चाहिए। वो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लेंथ प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपको पहले आना चाहिए। अब हमारे पास परिमाप कितना दे रखा है, इसने परिमाप दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 96 मीटर, 96 मीटर इसने परिमाप दे रखा है। 2 लंबाई कितनी दे रखी है इसने, 3, तो 3x हो गया, और चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1x हो गया। तो 96 इक्वल 3 और 1 4 हो गया, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो गया। तो जो x की वैल्यू अब कितनी आ गई हमारे पास, 8 और 12, x की वैल्यू कितनी, 12 आ गई। पूछा क्या इसने कि आयत की लंबाई कितनी है, तो आयत की लंबाई होगी, यहाँ पे ये लेंथ तो है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो लेंथ है 3x दे रखा है, तो x की वैल्यू 12 है, तो 3x की जगह 12 रखेंगे तो कितना आ गया 36 मीटर। ये आ गई आयत की लेंथ। कितनी आ गई आयत की लेंथ, आयत की जो लंबाई आ गई वो कितनी आ गई 36 मीटर। ठीक है, आयत की लंबाई 36 मीटर आ गई। अब मान लो कि आपने बोल दिया कि क्वेश्चन क्या पता सही हो, क्या पता है क्वेश्चन सही हो, गलत भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या, आयत का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसके फॉर्मूला हमारे पास होता है जो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है 36 मीटर है, और जब x की वैल्यू 12 है तो हमारे पास जो ब्रेथ आ गई वो कितनी आएगी 12 आ गई। तो 2 इंटू 36 और 12 कितना होता है, 6 दूनी 8 और 48 है, 48 दोनों 96 मीटर। परिमाप 96 मीटर आया और 96 मीटर इसने क्वेश्चन में दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि हमारे क्वेश्चन सही है, मतलब आंसर जो 36 जो लेंथ आई है वो हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास जो परिमाप आया, जो आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और यहाँ पे मैंने लंबाई 36 निकाली ली थी, और 12 के हिसाब से मतलब x की वैल्यू 12 आई है तो ब्रेथ हमारे पास 12 आ गई, तो 36 प्लस 12 48 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर आ गया, और परिमाप भी हमारे पास यहाँ पे 96 मीटर दे रखा है। तो कहने का मतलब है कि अपने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर एक मधु अपने विश्वविद्यालय 15 मिनट में देरी से पहुंची। कहने का मतलब कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर मधु है वो अपने स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंची, 15 मिनट देरी से पहुंची, 15 मिनट देरी से पहुंची। मैं क्वेश्चन बार बार में रिपीट कर रहा हूं, तो आप ऐसे लिख भी सकते हो। अगर आपको बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा हूं, तो आप क्वेश्चन को मेरे जो रिपीट कर रहा हूं उससे भी आप मतलब लिख सकते हो। मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा। वह अपनी जो गति है, वह अपनी गति मतलब स्पीड है, वो अपनी गति या स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। परंतु फिर भी वो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। फिर भी क्या है, फिर भी वह 5 मिनट देरी से पहुंचती है, फिर भी 5 मिनट देरी से पहुंचती है, फिर भी 5 मिनट देरी से पहुंचती है। उसका घर से जो स्कूल है कितना दूर है, घर से स्कूल की दूरी, ये पूछे अपन से। क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट करता हूं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर मधु अपने स्कूल 15 मिनट देरी से पहुंची। ठीक है, वह अगली बार क्या करती है कि अपनी जो स्पीड होती है, अपनी जो गति होती है वो 2 किलोमीटर बढ़ा देती है, 10 से 12 कर दी। बढ़ाने के बाद में वो अपनी जो स्कूल है वो 5 मिनट देरी से पहुंचती है। पहले 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी, अब 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो मतलब कहीं ना कहीं उसने अपना जो डिस्टेंस होता है वो 10 मिनट का जो होता है वो कवर कर लिया। मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति बढ़ाने से उसने क्या किया, जो 10 मिनट था वो 10 मिनट बचाने लग गई। पहले वो 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी,
अब वो 5 मिनट देरी से पहुंच रही है, तो 10 मिनट तो उसने कहीं ना कहीं देरी से पहुंची थी, वो तो कवर कर लिया ना उसने 2 किलोमीटर प्रति घंटे की बढ़ाने से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि उसका जो स्कूल है वो अपने उसके घर से कितनी दूरी पे है, उसका जो स्कूल है वो घर से कितनी दूरी पे है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि कुल दूरी, सॉरी गति, कुल गति बटा गति का अंतर, स्पीड का अंतर, स्पीड मान सकते हो, स्पीड का अंतर इनटू समय। ठीक है, समय, और इसमें स्पीड मान सकते हो अपन, स्पीड का मल्टीप्लाई होगा, स्पीड का गुणा या मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, स्पीड का गुणा या मल्टीप्लाई, स्पीड का गुणा या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, इसने 10 किलोमीटर दे रखा है। अगली बार इसने क्या किया, 2 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो उस पर 12 हो गई स्पीड। पहली बार जब जो चल रही थी तो 10 के हिसाब से चल रही थी, फिर उसने क्या किया, 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड को बढ़ा दी, तो इस बार कितना हो गया, वो 12 हो गया। स्पीड का अंतर, दोनों में अंतर कितना है, 2 का। ठीक है, समय कितना है, समय पहले वो 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी, यहाँ पे ध्यान देना, समय चीज़ में ध्यान देना। यहाँ पे पहले क्या कर रही थी, वो 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी, 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी। अब क्या किया, वो 5 मिनट देरी से पहुंचने लग गई, तो कहीं ना कहीं उसने 10 मिनट का जो टाइम था वो कहीं ना कहीं उसने कवर कर लिया ना भाई। 10 मिनट था, वो 10 मिनट उसने बचा ली ना अपनी, वो इसमें क्या हो गया, समय हो गया। मतलब समय का जो डिफरेंस होता है ना, वही होता है। अब वो इसने बोल देता कि वो 5 मिनट पहले पहुंचने लग गई, 5 मिनट पहले पहुंचने लग गई, पहले पहुंचने लग गई, 5 मिनट पहले पहुंचने लग गई, तो यहाँ पे क्या हो जाता, 20 मिनट हो जाता। 20 क्यों जाता, ध्यान से देना, 20 मिनट क्यों जाता, 5 मिनट पहले पहुंचने लग गई से क्या हो गया, जो 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी वो उसने कवर कर लिया, प्लस 5 मिनट पहले पहुंचने लग गई, तो 20 मिनट उसने कवर कर लिया। फिर यहाँ पे 20 मिनट आता, आया समझ में। अगर ये बोल देता कि वो 15 मतलब 5 मिनट पहले पहुंचने लग गई या 10 मिनट पहले पहुंचने लग गई, पहले पहुंचने का मतलब कि वो अपने पास प्लस कर लिया, टाइम को बचा लिया उसने, तो वो 5-10 मिनट खेल सकती है, उसने टाइम को बचा लिया। ठीक है, बचाया कब, जब उसने 15 मिनट जो देरी से पहुंची थी वो उसने कवर कर लिया, प्लस 5 मिनट उसने अपने पास बैकअप वो रख लिया, तो कहीं ना कहीं उसने 20 मिनट पहले पहुंची कि नहीं पहुंची, वो 20 मिनट पहले पहुंची वो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप किसी के पास 15 रुपये उधार मांगते हैं, कोई आपके 15 रुपये उधार मांगता है, तो आपके पास 5 रुपये कब बचेंगे, जब आपके पास 20 रुपये होंगे। 15 रुपये की आप उधारी तो चुकाओगे ना, कोई आपके 15 रुपये मांगता है, तो आपके पास जब 20 रुपये होंगे तभी तो आपके पास 5 रुपये शेष बचेंगे ना। 15 रुपये आप किसी को उधार ले रहे हो, वो चुकाओगे तो ना आपने, उसके चुकाओगे भी आप, तो वही चीज़ यहाँ पे समय वाला है। 20 मिनट बचेगी जब आपके पास 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, बट ये 5 मिनट पहले वाला पहुंचने वाला नहीं बता रहा है, ये बोल रहा है कि 5 मिनट देरी से पहुंचती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 5 मिनट देरी से पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं वो 10 मिनट उसने बचा लिए। तो यहाँ पे समय की जगह अपन क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, बटा मिनट है, तो इसमें जो स्पीड दे रखी है वो हावर्स में दे रखी है, तो यहाँ पे 60 लगाएंगे हावर्स में बदलने के लिए। ठीक है, इसको काटापटी कर दो, 2 से इसको कटा 6 आया, 6 को इससे कट करेंगे 10 है, 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 10 किलोमीटर। जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ गया इसमें, 10 किलोमीटर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, आ गया अच्छे समझ में, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ठीक है, अगला एक प्राकृत संख्या है, कोई एक प्राकृत संख्या को 9, 10, 12 से विभाजित किया जाता है। कोई भी एक प्राकृत संख्या है वो प्राइमरी संख्या है, एक प्राकृत संख्या या वो प्राइम संख्या है, उसको क्या किया, 9, 10, 12, 15 से विभाजित किया। 9, 10 है क्या, 10 सॉरी 10, 12 और 15 से डिवाइड किया, विभाजित किया। 15 से डिवाइड किया या क्या किया, विभाजित किया, विभाजित किया। ठीक है, आगे है, तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो प्रत्येक क्या होता है, प्रत्येक दशा में या प्रत्येक कंडीशन में, दशा का मतलब प्रत्येक कंडीशन में, प्रत्येक कंडीशन में क्या होता है, 3 शेष बचता है, 3 शेष या 3 शेषफल बचता है, 3 शेषफल बचता है। ठीक है, मतलब 3 बाकी रहता है, मतलब 3 शेष बचता है।
ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होगी, मतलब इससे पूछा है कि मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, मतलब वो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। मैं क्वेश्चन आपको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसी अपन को छोटी छोटी संख्या निकालनी है, ऐसी अपन को छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसमें अपन 9 से 10 से 12 से और 15 से भाग देने पर, उस संख्या में अपन 9 से 10 से 12 से 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में अपने पास 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए, 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ऐसी अपन को छोटी छोटी संख्या निकालनी है। समझ में आएगा, दोबारा से समझ जाता हूं मैं कि अपन को ऐसी कोई छोटी छोटी संख्या निकालनी है जो 9 से 10 से 12 से 15 से अपन उस संख्या को डिवाइड करें तो अपने पास 3 रिमाइंडर बचे, 3 शेषफल बचे, ठीक है। तो इससे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका एक एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेके अपन 9 का, 10 का, 12 का और 15 का एलसीएम ऐसा लेके जिसमें इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो एलसीएम आएगा 180। एलसीएम कितना आएगा 180 आएगा। 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18, 10 से भी डिवाइड हो रहा है 180, 12 से भी डिवाइड हो रहा है 180, 15 से भी डिवाइड हो रहा है 180, ठीक है। तो 180 तो ऐसी संख्या आ गई जिसमें 9, 10, 12, 15 से भाग जा रहा है, 9 से 10 से 12 से 15 से भाग जा रहा है 180। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, ये बोल रहा है। तो क्या करेंगे अपन 180 प्लस 3 183, ये लो, ये आंसर आ गया। अब आप 9 से भाग दे लो, 180 3 शेष बचेगा, 10 से भाग दे लो 180 3 शेष बचेगा, 12 से भाग दे लो 183 में 3 शेष बचेगा, 15 से भाग दे लो 183 में 3 शेष बचेगा, ये लो, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो 183 आ गया। मतलब कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में अपन छोटी छोटी संख्या जब निकालनी हो तो उसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के जो भी शेष बच रहा है वो ऐड कर दो, वो शेष बचता रहेगा, फिर क्या दिक्कत है। 180 एलसीएम आया, मैंने 3 ऐड कर दिया तो वो 3 शेष बचता रहेगा, वो क्या दिक्कत आया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो उतार लिया होगा आपने, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस 21 संख्या है, कोई 21 संख्या उसका माध्य 40 है। 21 प्रेक्षणों या कोई संख्या है, प्रेक्षणों का माध्य या मीडियन, माध्य या मीडियन कितना है 40 है। यदि 10 प्रेक्षणों में से एक प्रेक्षण का मान 21 बढ़ा दिया जाए, मतलब यदि 10 प्रेक्षणों में 10 प्रेक्षणों में से 21 का मान प्रत्येक में बढ़ा दिया जाए, 21 का मान प्रत्येक में बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करता हूं मैं कि कोई 21 प्रेक्षण है, मीन मीडियन, जो मीन मीडियन और मोड, ये तो आपने पढ़ा होगा, सॉरी ये मोड है, माध्य है, तो मतलब मीन मीडियन मोड तो आपने पढ़ा होगा, माध्य। तो ये जो 21 प्रेक्षण है, 21 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो 40 है, 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। उन 21 में से 10 प्रेक्षणों में प्रत्येक 10 प्रेक्षण होती है, मतलब प्रेक्षण ना समझ लो तो आप संख्या समझ लो कि कोई भी 21 संख्या है, 21 जो मान लो 4 मान लो 5 मान लो 6 मान लो 7 मान लो 8 मान लो, कोई भी 21 संख्या है, उनका माध्य अपने पास 40 दे रखा है। मतलब जो एवरेज पढ़ते हैं ना भाई, एवरेज पढ़ते हैं, औसत पढ़ते हैं, सेम वही सही क्वेश्चन नहीं है, एवरेज ऐसे क्वेश्चन नहीं है। एवरेज इसमें मीन जो मोड दे दिया तो इसमें प्रेक्षण आ गए, क्योंकि इसमें प्रेक्षण वगैरह चलते हैं तो इसमें प्रेक्षण आ गए। बाकी जो एवरेज क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि मतलब 5 संख्या का जो एवरेज है वो इतना है, तो मतलब बाकी कितना होगा, तो ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि उनमें 21 में से 10 सॉरी तो मतलब करें, मतलब कि जो 21 में से, उन 21 में से 10 जो प्रेक्षण है उनमें उन 10 प्रेक्षणों का मैं प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया, 21 बढ़ा दिया। मान लो कि पहला कोई प्रेक्षण 5 था, उनमें 21 बढ़ा दिया 26 कर दिया। अगला प्रेक्षण 7 था, उनमें 21 जोड़ दिया 28 कर दिया। अगला प्रेक्षण था मान लो 10 था, उसमें 21 जोड़ दिया 31 कर दिया। कहने का मतलब कि 21 जोड़ दिया तो उसमें नया जो माध्य होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो प्रत्येक 10 से अपन कितना जोड़ा, 21 जोड़ा, तो 10 में 21 जोड़ा तो अपन मान के चलते कि 21 ही जोड़ा, तो 10 के हिसाब से 210 जोड़ दिया,
भाई प्रत्येक में 21 की जोड़ रहे हैं और 10 हमारे पास है, तो 21 को 10 जगह जोड़ेंगे तो 210 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 10 में तो जोड़ रहे हैं ना अपन, बाकी मतलब कितने में जोड़ा वो छोड़ो, अपन कितने में जोड़े वो तो अपने को नहीं पता ना कि अपन कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो अपन को नहीं पता कि अगर 5 से स्टार्ट करें, 10 से स्टार्ट करें, 15 से स्टार्ट करें, कितने से स्टार्ट करें, क्या पता अपन को, तो कितने में ही जोड़े। बट इतना तो अपन को पता है कि 21 को अपन 10 जगह जोड़ेंगे तो 210 आएगा। इतना तो अपन को पता है ना कि 21 को 10 जगह जोड़ेंगे तो 210 आएगा, तो अपन को पता है। तो यहाँ पे 210 आ गया। अब टोटल प्रेक्षण हमारे पास कितना है? 21 है भाई। जो अपन एवरेज निकालते हैं वो टोटल संख्या का एवरेज निकालते हैं अपन कि टोटल में कितना बढ़ेगा। और ये इसने पूछा कि नया जो माध्य होगा, नया जो माध्य होगा वो कितना होगा, तो नया माध्य वो टोटल एवरेज का निकालेंगे, टोटल माध्य का निकालेंगे, टोटल संख्या को निकालेगा। तो टोटल हमारे पास कितना 21 है, तो 210 तो हमारे पास जोड़ है ना, मतलब नया है, और 21 हमारे पास टोटल है। तो करेंगे तो कितना आ गया? 10 एवरेज आ गया। पहले हमारे पास 40 था, 10 और बढ़ गया, तो 40 प्लस 10 कितना आ गया? 50। ये नया माध्य 50 आ गया। ठीक है, ये नया माध्य कितना आ गया? 50 आ गया। 210 अपने पास 10 प्रेक्षण को 21 की जगह जोड़ेंगे तो 210 आ गया। टोटल हमारे पास 21 संख्या है, तो जो भी एवरेज निकालते हैं वो टोटल संख्या पे निकालते हैं। तो 210 मतलब 21 में बढ़ाएंगे तो 210 बटा 21 है तो 10 आ गया। 40 प्लस 10 कितना आ गया? 50 आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप अच्छे से पढ़िए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हो। और मेरे जो 2 क्लास ऑलरेडी मैंने ले रखी है तो उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ से आप वो जो मेरे ऑलरेडी मैंने 2 क्लास पढ़ा चुका हूँ, तो वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक से वो क्लासेस देख सकते हो, ताकि आपको मतलब और भी आपकी जो मैथ की प्रैक्टिस है वो होती रहे। और नेक्स्ट क्लास से अभी आती रहेगी, मतलब सीरीज भाई आपको जो भी टोटल मतलब प्रीवियस 2018 में जो भी ग्रुप डी की जो मैथ्स के क्वेश्चन होंगे वो आपको कंप्लीटली उसमें मतलब हर क्लास में आपको मिलेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।